हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं मैक्स वेबर की जीवनी, शिक्षा सिद्धांत और नौकरशाही पर विचारधारा। ये काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक रहने वाला है क्योंकि हम साथ में मैक्स वेबर की प्राधिकार के सिद्धांत पर भी विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। और ये काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है हर एक क्लास के बच्चों के लिए जिनके सिलेबस में मैक्स वेबर की जीवनी या उनकी सिद्धांत या नौकरशाही पर विचारधारा, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है सभी बच्चों के लिए। चलिए देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। यहाँ पर जो हम कर रहे हैं काफ़ी महत्वपूर्ण है। मैक्स वेबर की नौकरशाही पर क्या आदर्श थे, यानी ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा कि मैक्स वेबर ने नौकरशाही यानी ब्यूरोक्रेसी पर अपने क्या विचारधारा रखा और नौकरशाही होती क्या है। यहाँ पर हम विस्तारपूर्वक चर्चा करेंगे और जानेंगे। सब प्रथम अगर हम बात करें तो नौकरशाही पर जो है मैक्स वेबर के इम्पोर्टेंट के बारे में देखें तो सबसे पहले आता है परिचय। देखिए, नौकरशाही शब्द जो है मैक्स वेबर के लेख के साथ नहीं आया है। यानी हम ये बात कहें कि नौकरशाही जो है मैक्स वेबर का देन है तो ये नहीं है। नौकरशाही देखा जाए क्योंकि यह शब्द पहली बार 1745 में देखा गया था, यानी मैक्स वेबर ने सिर्फ इसका प्रयोग किया था। और इसको हम नौकरशाही को मैक्स वेबर का जनक नहीं कह सकते क्योंकि मैक्स वेबर से पहले ही इस शब्द का उपयोग किया जा चुका था। लेकिन इस तथ्य के बारे में स्पष्ट होना चाहिए कि मैक्स वेबर का नाम नौकरशाही के पर्याप्त है और उन्हें एक अद्वितीय स्थान भी प्राप्त है। लेकिन इस बात से भी हम इनकार नहीं कर सकते कि मैक्स वेबर का जो है नौकरशाही के प्रति काफ़ी आदर्शमय बताया गया है। यानी बेशक ही नौकरशाही जो है मैक्स वेबर का देन नहीं है, लेकिन ये बात से को भी हम जो है इनकार नहीं कर सकते कि नौकरशाही पर उन्होंने अद्वितीय स्थान प्राप्त है। और सामाजिक विज्ञान की आकाशगंगा जिन्होंने नौकरशाही का अवधारणा समझने का प्रयास किया, यानी मैक्स वेबर ही ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने जो है नौकरशाही को एक गगनचुंबी बना दिया। यानी इस पे जो है उन्होंने विस्तार पूर्वक अपने विचार रखे और इसमें समाज विज्ञान की आकाशगंगा बताया गया है जिसको नौकरशाही की अवधारणा को उन्होंने समझाया। इन्होंने नौकरशाही पर हर बातों को अपना रखा और समझाया और नौकरशाही का एक आदर्श में बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। नौकरशाही पर शास्त्रीय लेखन कार्ल मार्क्स और मैक्स वेबर और रॉबर्ट मिशेल और गैंटोनो मार्क्स से आया है। यानी देखा जाए तो यहाँ पर नौकरशाही पर बहुत से शास्त्रियों ने अपने जो है विचारधारा रखा। कहते हैं मैक्स वेबर ने तो रखा ही रखा। और इवन देखें तो कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर, रॉबर्ट मिशेल और गैंटोनो मार्क्स का भी महत्वपूर्ण स्थान आता है। हालांकि नौकरशाही की व्यवस्थित अध्ययन मैक्स वेबर के साथ शुरू हुआ। यानी मैक्स वेबर को देखा जाए तो नौकरशाही पे अपना सब प्रथम विचार मैक्स वेबर का ही देन था, इसलिए मैक्स वेबर को ही नौकरशाही का जो है उत्पत्तिक माना जा सकता है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ आता है। नौकरशाही पर मैक्स वेबर का आदर्श और नौकरशाही देखा जाए तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट होने वाला है क्योंकि नौकरशाही पर मैक्स वेबर का अपना विचारधारा। कहते हैं मैक्स वेबर ने नौकरशाही को अपने सूत्रीकरण को आदर्श प्रकार की नौकरशाही कहा। यानी देखा जाए तो मैक्स वेबर ने सूत्रीकरण को ही आदर्श नौकरशाही कहा। यह आदर्श यह दर्शाता है कि नौकरशाही का उनका सूत्रीकरण सबसे अच्छा है जिसे पूर्ण रूप से लागू नहीं किया जा सकता। यानी नौकरशाही का जो सूत्रीकरण यहाँ मैक्स वेबर ने बताई उनको पुण्य लागू करना संभव नहीं था, इसलिए कई लोगों ने उनके सूत्रीकरण को यूटोपिया कहा। यानी बहुत से लोगों ने इनकार किया और उनको चिढ़ाने के लिए यूटोपिया का नाम दिया। उन्होंने रोमन समाजशास्त्र के उत्थान से लेकर पतन तक का विश्लेषण करने के बाद आदर्श प्रकार की नौकरशाही का निर्माण किया। तो देखा जाए तो मैक्स वेबर की यहाँ पर काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान थी, लेकिन देखा जाए तो आलोचकों की कमी नहीं थी। कई आलोचकों ने इनके नौकरशाही के जो थ्योरी थी उनको नकारा भी और उनको जो है इस सूत्रीकरण की प्रक्रिया को यूटोपिया का नाम दिया। लेकिन फिर भी देखा जाए तो नौकरशाही पर मैक्स वेबर ने काफ़ी महत्वपूर्ण अपना विचारधारा रखा। मैक्स वेबर के अनुसार नौकरशाही नियुक्ति अधिकारियों का एक प्रशासनिक निकाय है। यानी मैक्स वेबर ने इस बात को साफ किया कि नौकरशाही जो है नियुक्ति अधिकारियों का एक प्रशासनिक निकाय है। यानी जिन अधिकारियों की नियुक्ति होती है नौकरशाही के अंतर्गत वो एक निकाय है,
उन्होंने निर्वाचित व्यक्ति को नौकरशाही को पूर्वावलोकन से बाहर रखा, यानी नौकरशाही से जो निर्वाचित व्यक्ति थे उनको अलग रखा। और इनका यही मत था कि उन्होंने जो इस बात को उजागर करने की कोशिश किया कि नौकरशाही जो है एक आदर्शमय स्थान है। इसलिए देखा जाए तो मोहिता भट्टाचार्य ठीक ही लिखते हैं कि वेबरियन सूत्रीकरण में नौकरशाही को एक सिविल सेवा के साथ भ्रमित नहीं किया जाना चाहिए। यानी हम ये सोचते हैं कि नौकरशाही का मतलब जो है सिविल सेवाएं होती है, लेकिन यहाँ पर जो मोहित भट्टाचार्य ने साफ शब्दों में कहा कि वेबरियन जो है सूत्रीकरण में नौकरशाही को सिविल सेवा का साथ भ्रमित नहीं किया जाना चाहिए। वेबरियन सूत्रीकरण का मतलब होता है कि वेबर का सूत्रीकरण, यानी वेबर का सूत्रीकरण जो किया गया था, वेबर ने किया था, उसको नौकरशाही को सिविल सेवाओं के साथ भ्रमित न किया जाए। मैक्स वेबर की आदर्श प्रकार की नौकरशाही को समझने के लिए पहले प्राधिकरण के सिद्धांतों को समझना काफ़ी महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि प्राधिकरण के सिद्धांत समझिएगा तभी जो है नौकरशाही के बारे में और भी विस्तार पूर्वक जो है आपको नॉलेज आएगी। तो चलिए देखते हैं प्राधिकरण के सिद्धांत क्या थे। अब देखिए यहाँ पर प्राधिकार का सिद्धांत यानी काफ़ी महत्वपूर्ण है। प्राधिकार का सिद्धांत काफ़ी महत्वपूर्ण था मैक्स वेबर का। इसके अंतर्गत देखा जाए तो प्राधिकार, शक्ति और नियंत्रण, ये तीन बातों की तरफ जो है मैक्स वेबर ने प्रॉरिटी दी। यानी प्राधिकरण के सिद्धांत के अंतर्गत प्राधिकार, शक्ति और नियंत्रण। मैक्स वेबर के लिए अधिकार, शक्ति और नियंत्रण एक दूसरे से भिन्न थे, क्योंकि मैक्स वेबर ने इसको भिन्न ही रखा। उनके अनुसार यदि कोई सामाजिक रिश्तों में प्रतिरोध के बावजूद अपनी इच्छा थोपने में सफल हो जाता है, तभी यह कहा जा सकता है कि उस व्यक्ति के पास शक्ति है। यानी शक्ति का इन्होंने साफ शब्दों में ये डेफिनेशन दिया कि अपनी इच्छा को दूसरे व्यक्ति पर अगर हम थोपने में सफल होते हैं तो उसे हम शक्ति कहेंगे, क्योंकि उस व्यक्ति का शक्ति ही था जिसके कारण हम अपने विचारों को दूसरे व्यक्ति को मानने में के लिए मजबूर कर दिए। और यदि शक्ति का प्रयोग नियंत्रण हो जाता है तो इसे आदर्श की सत्तावादी शक्ति कहा जा सकता है। यानी मान लीजिए कोई व्यक्ति है और वो अपनी शक्ति जो है दूसरे पे प्रभावित करता है। अगर दूसरे को प्रभावित करेगा तो जर्नल सी बात है, वो अपने आदर्शों को उसके मनवाने के लिए भी प्रयत्नशील रहेगा। वेबर के लिए अधिकार आदर्श की सत्तावादी शक्ति के सामान्य ही था, लेकिन वेबर यहाँ पर अधिकार को सिर्फ आदेश की सत्तावादी शक्ति के रूप में ही रखे, जो काफ़ी महत्वपूर्ण बात थी। यहाँ पर यदि हम देखें तो प्राधिकरण के 5 घटक जो कि मैक्स वेबर का देन था, काफ़ी महत्वपूर्ण था। यानी मैक्स वेबर ने जो है 5 जो हमें प्राधिकरण के घटक दिए, और वेबर के अनुसार ये प्राधिकरण के 5 घटक काफ़ी महत्वपूर्ण भी थे। और ये 5 घटक थे: शासितों के आचरण को प्रभावित करने की शासकों की इच्छा और उस पर इच्छा आदेशों की अभिव्यक्ति, ये प्रथम थी। यानी शासित यानी जो शासन करते हैं और जो शासक होते हैं उनके आचरण को प्रभावित करने वाले शासकों की इच्छा। देखिए, कोई व्यक्ति अगर कहीं शासन करता है तो वहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात होती है उसकी इच्छाएं। जैसी उसकी इच्छाएं होगी उसी प्रकार से शासन चलाएगा। लेकिन यहाँ पर मैक्स वेबर इस बात को खंडित करता है। मैक्स वेबर कहते हैं कि कोई भी शासक अगर होता है तो उस समय उसकी नहीं अपनी इच्छाओं को त्याग करके उसको सार्वजनिक इच्छाओं को ध्यान रखने की ज़रूरत है। यानी शासितों के आचरण को प्रभावित करने की शासकों की इच्छा और उससे इच्छा का आदर्श को अभिव्यक्त करना, ये प्रथम बात थी। दूसरी प्राधिकरण की जो घटक थी वो थी आदेश को वस्तुनिष्ठ डिग्री के संदर्भ में शासकों के प्रभाव का साक्ष्य होना। यानी देखा जाए तो जो शासक होते हैं अपनी डिग्री यानी अपना जो वर्चस्व है उसको किस प्रकार के जो है निर्वाह करते हैं, इस बात को जो है मैक्स वेबर ने दूसरे घटक के रूप में सम्मिलित किया। तीसरे घटक को देखें तो ये साफ करता है कि व्यक्ति परख यानी व्यक्तियों की परख करना स्वीकृति के संदर्भ में उस प्रभाव का साक्ष्य जिसके साथ शासक आदेश का पालन करता है। यानी कोई अगर शासक है तो वो किस बेस पे उसको चुना गया है, किस बेस पे आपने जो है अपना जो है वोट दिया है, तो इस बात को जो है मैक्स वेबर साफ शब्दों में बताना चाहते हैं। और यही उनका 5वां जो है तीसरा घटक है जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखा जाए तो वेबर के अनुसार प्रभुत्व या अधिकार का प्रयोग शासन कहलाता है। ये वेबर का कहना था
कि प्रभुत्व या अधिकार का प्रयोग शासन कहलाएगा, जबकि अन्य ये कहते हैं कि शासन सेवा या कर्तव्य पालन होता है। ये देखा जाए तो मैक्स वेबर का प्राधिकरण के अंतर्गत चौथा पॉइंट है, जिसके अंतर्गत उन्होंने साफ शब्दों में ये बात कही कि प्रभुता या अधिकार का प्रयोग शासन कहलाता है। देखिए, प्रभुता यानी हेजमनी, किसी व्यक्ति का किसी चीज़ पे प्रभुता होता है और उसका अधिकार होता है तो वही शासन कहलाता है। लेकिन अगले थिंकनर्स ने इस बात को गलत साबित किया, जबकि अन्य का ये कहना था कि शासन सेवा या कर्तव्य पालन है, यानी शासन एक तरह का सेवा है और कर्तव्य पालन का एक बहुत बड़ा गर है। चलिए, ये बात भी कोई गलत नहीं है, क्योंकि शासन सेवा और कर्तव्य के पालन कराता है। लेकिन मैक्स वेबर भी ने भी कोई गलत नहीं बताया। मैक्स वेबर ने ये बात साफ किया कि प्रभुता या अधिकार का प्रयोग सिर्फ शासन वाले ही करते हैं, और ये बात सत्य है कि जिनके पास जो है शासन करने वाले के पास सारी शक्तियाँ आ जाती हैं और तब जाके वो अपनी मनमानी चलाने लग जाते हैं, तो वो उनकी प्रभुता होती है और वो उनका अधिकार भी हो जाता है जो शासन के अंतर्गत होता है। एक प्राधिकार तब तक मौजूद रहता है जब तक उसे शास्त्रों द्वारा वैध माना जाता है। ये उनकी पांचवी जो थी घटक थी कि एक प्राधिकार तब तक मौजूद रहता है जब तक उसे शास्त्रों द्वारा वैधित माना जाता है, यानी जो शासन करता है उसको वैधित किया जाए। यानी जब तक मान लीजिए कोई शासन करता है, अगर जनता उसको नहीं प्रायोरिटी देती, जनता उसको नहीं मानती है, तो उस शासक का कोई अर्थ नहीं रह जाता है। तो यही बात यहाँ बताने की कोशिश किया कि एक प्राधिकार तब तक मौजूद रहता है जब तक उसे शासक द्वारा वैधित माना जाता है, यानी कोई भी जब तक वैध नहीं कहलाएगी जब तक शासक जो है उसको अप्रूवल नहीं देगा। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर बात आता है वेबर के 5 प्राधिकरण के घटकों के अंतर्गत। उसके पश्चात देखें तो 3 प्रकार के वैध प्राधिकारी, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। मैक्स वेबर ने ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात की तरफ जो है इशारा किया कि 3 प्रकार के वैध प्राधिकारी, यानी वेबर के 3 प्रकार के वैध प्राधिकारी की पहचान करना काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखा जाए तो पहला जो है पारंपरिक अधिकार, यानी पहला जो है पारंपरिक अधिकार, दूसरा है करिश्माई अधिकार, तीसरा है कानूनी अधिकार। ये मैक्स वेबर के 3 वैध प्राधिकार की पहचान यहाँ की गई थी। पहली पारंपरिक, दूसरी करिश्माई, तीसरा कानूनी अधिकार। चलिए इस पे विस्तार पूर्वक और चर्चा करें और जानें कि इनमें क्या बात जो है वेबर ने बताने की कोशिश किया है। तो देखा जाए तो जो है पारंपरिक प्राधिकरण, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। बताया था वेबर ने कि प्राधिकरण ने अपनी वैधता पारंपरिक मानदंडों और रीति रिवाजों की स्वीकृति से प्राप्त किया था। यानी जो परंपरावादी प्राधिकरण थी वो परंपराओं को लेकर चलने की बात कही गई थी, यानी जो हमारे पुराने समय से चलता आ रहा है उसको जो है यहाँ मैक्स वेबर ने प्राथमिकता दी। यानी पारंपरिक प्राधिकरण की जो वैधता साबित करती है वो करती है पारंपरिक मानदंडों पर और हमारे लिए जो रीति रिवाज बनाए गए हैं उसकी स्वीकृति के ऊपर। तो पहला जो है पारंपरिक प्राधिकरण जो है रीति रिवाजों की स्वीकृति को तरफ जो है इशारा करता है। उसके पश्चात देखें करिश्माई प्राधिकार। करिश्माई प्राधिकार काफ़ी महत्वपूर्ण है। कहते हैं यह शक्ति का प्रयोग करने वाले नेता की जादुई शक्ति या वीरता या अन्य असाधारण व्यवहार या गुणों पर आधारित होती है। आपने देखा ही होगा कि राजनीति में कुछ व्यक्तियों की इतनी प्रभाव होता है जिसको हम भुला नहीं सकते। उनके बातों पर लोग एक दूसरे को मारने और काटने को भी तैयार हो जाते हैं। तो वो देखा जाए तो वो जादुई शक्ति या वीरता या करिश्माई शक्ति होती है उनके पास। इसे यहाँ पर मैक्स वेबर ने करिश्माई प्राधिकार का नाम दिया। वह एक भविष्यवक्ता और एक न्यायक और एक तनाशाह हो सकता है। लेकिन देखा जाए करिश्माई प्राधिकार के अंतर्गत एक शासक जो है एक भविष्यवक्ता भी हो सकता है, तो एक नायक हो सकता है, एक तनाशाह भी हो सकता है। ये करिश्माई शक्ति के अंतर्गत देखा जाए तो मैक्स वेबर ये बताना चाहते थे कि कोई भी अगर नेता है तो वो अपनी विचारधाराओं से, अपनी सोच से जो है जनमानस को सही मार्गदर्शन भी करा सकता है, जिसके कारण जनता जो है उसको माने। या ये भी हो सकता है कि वो नेता जो है अपनी शक्तियों और वीरता के कारण लोगों पे जो है अपनी करिश्माई शक्ति का प्रभाव दिखाए, यानी उस पर दबदबा डाले और तनाशाह भी हो जाए। जैसे आज के समय में कई देश ऐसे हैं जो तनाशाह हैं। तो ये यहाँ पर मैक्स वेबर ने काफ़ी महत्वपूर्ण बात की तरफ जो है इशारा किया है।
वेबर ने करिश्मा को एक व्यक्तिगत व्यक्तित्व के गुणों के रूप में परिभाषित भी किया। यानी देखा जाए तो मैक्स वेबर की करिश्माई शक्ति का जो उन्होंने व्याख्यान किया वो काफ़ी महत्वपूर्ण था। और वेबर ने साफ शब्दों में एक व्यक्ति की व्यक्तित्व के गुणों पर जो है अपना प्रकाश डाला, जिसके आधार पर उसे सामान्य व्यक्ति से अलग, अलौकिक, अति मानवीय या कम से कम विशेष रूप से असाधारण शक्ति या गुणों से संपन्न माना जा सकता है। यानी किसी किसी व्यक्ति में ऐसे भी गुण होते हैं जो सभी लोगों को जो है बहुत ही आसान तरीक़ों से प्रभावित कर देते हैं। तो मैक्स वेबर ने इस करिश्माई शक्ति को जो है काफ़ी महत्वपूर्ण बताया। आज भी देखिए या पुराने समय में देखिए, कहते हैं ऐसे बहुत से नेता थे जिनके विचारधाराओं से हर एक जनमानस जो है मरने और कटने को भी तैयार हो जाता था। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। कहते हैं सुभाष चंद्र बोस ने भी ऐसी बात कहा था कि आप मुझे खून दो, मैं आपको आज़ादी दूंगा। और इनके विचारधाराओं से बहुत से लोग प्रभावित हुए। इवन कि महात्मा गांधी के विचारधाराओं पे जो है सारे लोग मर मिटते थे। तो देखा जाए तो ये नेताओं की करिश्माई शक्ति थी और उनके विचारधाराओं का एक प्रभाव था जिसे अति मानवीय से हम कम नहीं समझ सकते। वो उनके असाधारण शक्तियों या गुणों से संपन्न मान सकते हैं। जो लोग उसकी असाधारण क्षमताओं में विश्वास करते हैं उनकी आज्ञाओं का पालन भी करते हैं। तो देखा जाए तो ऐसे बहुत से महाभूति हुए जिनकी करिश्माई शक्ति जो है नेता के रूप में एक महत्वपूर्ण थे। और उनकी इसी के कारण, इसी विचारधारा के कारण कहते हुए ऐसे बहुत से अच्छे कार्य हुए जिसको आज जनमानस भुला नहीं सकता। तो इस बात पे मैक्स वेबर ने इसको करिश्माई शक्ति का रूप दिया। उसके पश्चात देखें तो कानूनी अधिकार, ये हमारा जो है अंतिम है कानूनी अधिकार। कहते हैं कानूनी अधिकार का तात्पर्य कानूनों के विवेकपूर्ण अनुप्रयोग और संगठन में सभी सदस्यों के लिए मान्य तर्कसंगत सिद्धांतों के अनुसार है। यानी देखा जाए तो एक और भी शक्ति है यहाँ पर अधिकार है जिसे हम कानूनी अधिकार कहते हैं। कहते हैं अगर किसी व्यक्ति पे हमें अगर उसका कंट्रोल करना है या उस पर हम नियंत्रण रखना है तो कानून के अधिकार के अंतर्गत उस पर नियंत्रण रखी जा सकती है। यानी उसके विवेकपूर्ण अनुप्रयोग और संगठन में सभी सदस्यों के लिए मान्य तर्कसंगत सिद्धांतों के अनुसार पालन करने की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पर मैक्स वेबर ने जो 3 बातों की तरफ अनुसरण करवाई वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। और देखा जाए तो एग्ज़ाम व्यू से भी इसका काफ़ी महत्व रखता है। तो आपको समझ में आ गया होगा। अगर आ गया तो जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि शेयर ही दूसरे बच्चों का केयर है। अगर आपके सिलेबस में है तो इसका मतलब आपके दोस्तों के सिलेबस में भी यही टॉपिक होगा। तो ये ज़रूरी है कि ये वीडियो जो है उन बच्चों तक भी पहुँचे। और इसके लिए कुछ नहीं करना है, यूट्यूब से लिंक को कॉपी करना है और व्हाट्सएप एड्रेस पे लगा देना है। पहली बार मेरे चैनल पे आए हो, पहली बार वीडियो देख रहे हो, समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है और चाहते हो कि और भी वीडियो आपको इसी प्रकार प्राप्त होता रहे तो जर्नल सी बात है दोस्तों, चलो को सब्सक्राइब करके अपने मोबाइल में सेव कीजिए। जब तक आप सेव नहीं कीजिएगा तब तक जो है अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त नहीं हो सकेगा। इसलिए सोचिए नहीं, विचार ना कीजिए, अभी त्रिपान स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब करके अपने मोबाइल में सेव कीजिए।